नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यूटी में होंगी। आज हम लोग स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए और आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की दृष्टि से हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और हम ये देखने जाएँ कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या हैं और क्यों होते हैं? तो इन चीज़ों को अगर देखने जाते हैं तो उन्हें समझने के लिए हमें पहले ग्रीवांसेस समझने पड़ते हैं। तो आइए चलते हैं। आज देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या-क्या एलिमेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को क्रिएट करते हैं। बेसिकली डिस्प्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्यूट क्या है? इस चीज़ को अगर समझने जाएँ तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, डिस्प्यूट क्या है? तो कहते हैं डिस्प्यूट एक तरह का डिफरेंस है। डिस्प्यूट एक तरह का डिफरेंस है। डिफरेंस किन लोगों के बीच में? तो कहते हैं डिस्प्यूट किसी भी तरह का वो डिफरेंस हो सकता है जो जो डिफरेंस जो डिफरेंस हमें एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर्स के बीच दिखता है, सॉरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच दिखता है, जो डिफरेंस हमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में दिखता है, और कोई ऐसा डिफरेंस जो हमें वर्कमैन टू वर्कमैन दिखता है, या एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में, कोई भी चीज जो हमें एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में या नॉन एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में दिखती है, सर्टेन टर्म्स के रिलेशन में दिखती हैं, सर्टेन कंडीशंस के फॉर्म में दिखती हैं, तो ये जितनी चीजें हैं, ये सारे तरह के डिफरेंसेस को हम डिस्प्यूट कह सकते हैं। अब डिस्प्यूट को समझते हैं तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में ये समझ लें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बेसिस पे एम्प्लॉइज या वर्कर्स काम करते हैं, और जब डे टू डे बेसिस पे वो काम करते हैं तो वहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि डे टू डे बेसिस पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर वो अपने सुपीरियर, अगर अपने मैनेजर्स के सामने रखें, तो प्रॉब्लम्स को इस तरह से उनके सामने रखने की जो सिचुएशन है उसे हम कंप्लेंट्स कहते हैं। तो एक बार अगर मैंने किसी प्रॉब्लम को लेकर के अपने सुपीरियर, सीनियर या मैनेजर के सामने अपनी बात रखी, तो मैंने उनके सामने अपनी कंप्लेन रखी है। अगर वो कंप्लेन हैंडल होते हैं और उन कंप्लेन्स का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है, तो कंप्लेन्स के हैंडल होने पर और प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने पर हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लेकिन अगर उन कंप्लेन्स की प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई, तो वही कंप्लेन्स ग्रीवांसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाती है। और अगर ग्रीवांसेस को भी हैंडल नहीं किया गया, प्रिवेंट नहीं किया गया, इनिशियल फेज में जो ग्रीवांसेस हैं उनको अगर सॉल्व नहीं किया गया, तो वो डिस्प्यूट्स का फॉर्म ले लेती है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अगर आप देखें तो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था, और इस एक्ट के तहत ही हम इन सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं। तो डिस्प्यूट क्या है? कोई भी डिफरेंस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच हो, जो एम्प्लॉय और वर्कमैन के बीच हो, जो एक वर्कमैन और दूसरे वर्कमैन के बीच हो, जो एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेकर के हो, एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस को लेकर के हो, ठीक, और साथ ही साथ लेबर की कंडीशंस के को लेकर के हो, तो ये सारी चीजें डिस्प्यूट में आती हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी और चीजें हैं। डिस्प्यूट को अगर देखें तो डिस्प्यूट का जो आउटकम है, अगर एक बार ग्रीवांसेस हुए, उनका सोल्यूशन नहीं हुआ, वो बढ़ते गए इस लेवल तक आ गए कि अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों साइड जो है एक दूसरे के सामने आ चुके हैं अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज को लेकर के। और वहां पर जब सिचुएशंस इस तरह की हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स, क्रूशियल, जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने अपने अपने बातों को लेकर के, अपने पक्ष को लेकर के खड़ी हैं, तो वहां पर इतने तरह के डिस्प्यूट आउटकम दिखते हैं। यानी इंडस्ट्री के अंदर अगर डिस्प्यूट हुआ तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहले एक तो स्ट्राइक, दूसरा
लॉकआउट। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो स्ट्राइक है, एक तो ये स्ट्राइक है और दूसरा है लॉकआउट। तो स्ट्राइक और लॉकआउट दो तरह की चीजें हमें दिखती हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में अगर डिस्प्यूट का केस है तो। और स्ट्राइक में भी अगर हम देखने जाएं तो हम स्ट्राइक में क्या देखते हैं, स्ट्राइक में हम कहते हैं कि स्ट्राइक में हमको प्राइमरी लेवल पे दिखती हैं स्ट्राइक्स, सेकेंडरी लेवल पे स्ट्राइक्स दिखती हैं और अदर स्ट्राइक्स भी होती हैं। तो हम स्ट्राइक्स की बात करें तो स्ट्राइक्स में हमको तीन तरह की स्ट्राइक्स दिखती हैं। पहले ये समझते हैं कि अलग अलग स्ट्राइक्स का डिवीजन किस आधार पर हो रहा है, ठीक, और उसके बाद स्ट्राइक और लॉकआउट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्ट्राइक्स की तो यहाँ आप देख पाएंगे स्ट्राइक्स क्या है। तो कहते हैं कि विथड्रॉल ऑफ वर्क फ्रॉम प्रोडक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन, विथड्रॉल ऑफ वर्क फ्रॉम प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को वापस ले लेना, काम ना करना, काम को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देना या टर्मिनेट कर देना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं, ऐसे लोगों के द्वारा किया जाने वाला ये जो काम है ये स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक का मतलब है काम को रोक देना, काम ना करना। क्यों ना करना? इसलिए ना करना क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की सर्टेन नीड्स हैं, सर्टेन डिमांड्स हैं या सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल नहीं हो रही। तो जब अपनी मांगों को लेकर के, जब अपनी बातों को लेकर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज या वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को रोक देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम को सस्पेंड कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए वो काम टर्मिनेट होता है ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन को हम स्ट्राइक की कैटेगरी में रखते हैं। अब स्ट्राइक प्राइमरी बेसिस पे क्या है, तो प्राइमरी स्ट्राइक्स कितने होते हैं अगर आप देखने जाएं तो प्राइमरी स्ट्राइक्स में सबसे पहला जो स्ट्राइक है वो घेराव है। घेराव क्या है? तो कहते हैं कि घेराव एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप काम छोड़ तो देते हैं, काम को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड या टर्मिनेट कर तो देते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अपना प्रोटेस्ट जारी रखने के लिए, अपना अपना विरोध जताने के लिए आप अपने ओनर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं, आप जो उनके मैनेजर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उनकी केबिन के बाहर, ठीक, उनके आने जाने के रास्ते को बंद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें थोड़ी असुविधा की स्थिति में डालते हैं। अच्छा, इस घेराव को अगर आप समझें तो घेराव क्या है यहाँ पे, तो कहते हैं घेराव एक प्रकार का ब्लॉकेड है मैनेजर्स का, यानी एक फिजिकल ब्लॉकेड हम क्रिएट करें मैनेजर्स के लिए, या उन्हें एक पर्टिकुलर सर्कल में हम बांध दें। बांधना का अर्थ यहाँ फिजिकली बांधना नहीं है, वी आर नॉट टाइंग। बांधना का अर्थ है कि उन्हें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम रोके रखें, इस सिचुएशन को देखना है जिससे उनका बाहर आना, अंदर जाना, ये सारी चीजें पॉसिबल ना हो सके पर्टिकुलर ऑफिस के प्लेस या एरिया में। तो ऑफिस के किसी पर्टिकुलर एरिया या प्लेस पे हम अपने मैनेजर्स को, अपने सुपरवाइजर्स को, अपने चेयरमैन को या अपने जो अथॉरिटीज हैं जो डिसीजन लेने वाली हैं, उनको अगर हम अपने प्रोटेस्ट को बताने या जताने के लिए उनको हम किसी एक प्लेस पे रख दें, तो ये घेराव है। घेराव के मामले में एक बात कही जाती है कि ये एक तरह की मशीनरी है, एक तरह की ऐसी मशीनरी जो लॉ के द्वारा प्रोवाइडेड है, लेकिन इसका जो यूज है वो डिमांड के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पर्सन टू पर्सन इसको एक्सेप्ट करें, वर्कर्स सभी इसको एक्सेप्ट करें और उसी आधार पर हम इसको लेके चलते हैं। तो घेराव के बाद अगली चीज है पिकेटिंग और बायकॉटिंग। तो पिकेटिंग और बायकॉटिंग क्या है? अच्छा, घेराव आपने समझ लिया होगा। घेराव का अर्थ है कि अपना विरोध जताने के लिए आप अपने मैनेजर या सुपीरियर या सुपरवाइजर जो भी हैं उनको उनके वर्क प्लेस पे ही रोक दें और उन्हें आने जाने की असुविधा क्रिएट कर दें। तो ये घेराव है। पिकेटिंग और बायकॉटिंग किसे कहते हैं? तो पिकेटिंग और बायकॉटिंग को भी देख लेते हैं।
पिकेटिंग बेसिकली एक मेथड है, ये एक डिजाइन मेथड है, और ये डिजाइन मेथड कौन बना रहा है? ये डिजाइन मेथड बेसिकली वर्कर्स बना रहे हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो कोऑपरेशन को विड्रॉ कर लें, एम्प्लॉयर के साथ उनका जो कोऑपरेशन है उसको विड्रॉ कर लें। तो पिकेटिंग बेसिकली क्या है? पिकेटिंग एक तरह की ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वर्कर्स या एम्प्लॉइज का ग्रुप जो है वो अपना विरोध जताने के लिए या अपनी बात रखने के लिए विभिन्न प्रकार से, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, विभिन्न प्रकार के साइन बोर्ड्स, बैनर बना करके, प्ले कार्ड बना करके, पोस्टर बना करके, इन सारी चीजों के माध्यम से, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले के बेसिस पे कुछ साइन, पोस्टर, बैनर, फ्लायर्स, इसके माध्यम से अपनी बातों को रख करके जिन चीजों के लिए डिस्प्यूट है उन चीजों को प्रेजेंट करें। तो ये एक तरह का ओपन, एक तरह का खुला प्रदर्शन है। पिकेटिंग एक तरह की खुले प्रदर्शन की प्रक्रिया है जिसमें वर्कर्स अपना कोऑपरेशन एम्प्लॉयर से हटाने की बात करते हैं और विरोध जताने के लिए वो क्या करते हैं? बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड, साइंस, फ्लायर्स, डिफरेंट डिस्प्लेज, इन चीजों का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक वर्ड और लिखा है जिसे बाइकॉट कहते हैं। बाइकॉट ये टर्म बड़ा बहुत ट्रेंड में होता है। आप कोई भी चीज देखते हैं और कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, नहीं कर सकते, तो कहते हैं बाइकॉट कर दिया। तो बाइकॉट का इन जनरल आप मीनिंग जानते हैं? बाइकॉट का मतलब क्या है? जब बाइकॉट की बात करते हैं तो कहते हैं कि बाइकॉट एक तरह से डिसरप्टिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है, उस नॉर्मल फंक्शनिंग को अगर आप डिसरप्ट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहते हैं, थोड़े पीरियड के लिए आप उस एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं, तो ये बाइकॉट है। अच्छा, स्ट्राइक से बाइकॉट अलग कैसे है? तो जब हम स्ट्राइक की बात करते हैं तो स्ट्राइक बेसिकली एक यूनियन बेस्ड चीज है, और बाइकॉट बेसिकली वर्कर्स की इच्छा के ऊपर, देखिए वर्कर्स वॉलंटरी विथड्रॉ कोऑपरेशन, जब वर्कर्स अपने लेवल पे कोऑपरेशन को हटा लेते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने प्रोटेस्ट को, तो इसको हम लोग बाइकॉट कहते हैं। तो ये चीज समझना है कि स्ट्राइक जो है ये एक मास लेवल की चीज है, ठीक। और बाइकॉट की जब हम बात करते हैं तो बाइकॉट इंडिविजुअल लेवल पे वर्कर्स अपने लेवल पे स्वयं की इच्छा से कोऑपरेशन को कम कर देते हैं या कोऑपरेशन को हटा लेते हैं एम्प्लॉयर के साथ, तो वो बाइकॉट है। और बाइकॉट जो होता है वो सर्टेन पीरियड के लिए होगा, ठीक, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होगा कि हम इस काम में अपने एम्प्लॉयर का साथ नहीं देंगे, अपने मालिकों का साथ नहीं देंगे, ठीक है। वापस से चलते हैं। हम लोगों ने देखा घेराव क्या है, घेराव के बाद पिकेटिंग या बाइकॉट क्या है। अच्छा, इसके बाद आता है स्टे अवे स्ट्राइक। स्टे अवे स्ट्राइक को यही समझते हैं, स्टे अवे स्ट्राइक क्या है। तो जब हम स्टे अवे स्ट्राइक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्राइक का वो फॉर्म, हड़ताल का ऐसा रूप जिसमें हम लोगों को काम पर आने की बात से मना करते हैं, हम ये कहते हैं स्टे अवे। मतलब स्ट्राइक हमें करनी है, स्ट्राइक करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। हम काम पर ही नहीं जाएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ही नहीं करेंगे, हम सारे लोग एक साथ छुट्टियों पे रहेंगे, तो वो स्टे अवे स्ट्राइक है। स्टे अवे स्ट्राइक के बाद अगला स्ट्राइक का फॉर्म विच इज ऑल्सो अ प्राइमरी टाइप ऑफ स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक। अब ये पेन डाउन स्ट्राइक क्या है? पेन डाउन स्ट्राइक बेसिकली एम्प्लॉइज के लेवल पे है। जब आप स्ट्राइक की बात करते हैं तो स्ट्राइक भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे एम्प्लॉइज के लेवल पे जो स्ट्राइक होगा वो स्किल्ड लेवल का स्ट्राइक है। लेबर या वर्कर्स के लेवल पे जो स्ट्राइक होगा वो अनस्किल्ड एक्टिविटी को लेकर के चलने वाली बात है। तो अगर आप स्टे अवे स्ट्राइक की बात करते हैं तो काम पे नहीं जाना है। अगर आप पेन डाउन स्ट्राइक की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि कोई भी मैनेजर, कोई भी क्लर्क, कोई भी सुपीरियर पर्सन जो स्किल्ड लेवल पे काम करता है वो अपने फंक्शन को रोकेगा, अपना डॉक्यूमेंटेशन रोक देगा, अपना पेपर वर्क रोक देगा, अपना पेन रोक देगा, कोई भी चीज साइन नहीं करेगा, कोई भी चीज अप्रूव नहीं करेगा, कोई भी चीज पास नहीं करेगा।
स्ट्राइक का एक ये भी फॉर्म है। ये जो पेन डाउन स्ट्राइक है ज्यादातर एम्प्लॉइज के लेवल पे होता है। टोकन स्ट्राइक क्या है? टोकन स्ट्राइक बेसिकली एक ऐसा स्ट्राइक का फॉर्म है जिसमें आप स्ट्राइक को सिर्फ एक टोकन के तौर पर, मतलब स्ट्राइक को सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लेके चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि एम्प्लॉयर या जो ओनर्स हैं उनको सिर्फ ये लग जाए कि अगर हमने इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं किया तो स्ट्राइक और बड़े पैमाने पर हो सकती है। यानी ये इनिशियल लेवल में सिर्फ अपनी बात रखने के लिए किया जाने वाला थोड़े टाइम का स्ट्राइक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टोकन स्ट्राइक। ठीक, ये किसी एक बात को लेकर के अपना जो स्ट्राइक है वो करेंगे, वो बात खत्म हुई, स्ट्राइक खत्म हो जाती है। ठीक, और ये टोकन स्ट्राइक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक टोकन के फॉर्म में यूज होती है। ये सिर्फ इसलिए यूज होती है कि ये बात हमारी है, ये बात मान लीजिए, ये शुरुआत है, स्ट्राइक की शुरुआत थोड़े टाइम के लिए है। it is not coming in the normal strike practice. That is why it is said token strike. Lightning strike क्या है? Lightning strike का अर्थ है कि मशीन का ऑपरेशन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करेंगे, तो ऐसी स्ट्राइक जो एक झटके में करेंगे, ठीक, एक बार करेंगे, और जितना टूल्स, टेक्निक्स, मशीन्स, मेथड्स, ये सारी चीजें हैं उनको परफॉर्म नहीं करेंगे। काम ना करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो स्ट्राइक के भी उसी बेसिस पे तरीके हैं। तो लाइटनिंग स्ट्राइक की जब बात कर रहे हैं तो लाइटनिंग स्ट्राइक का अर्थ ही वही है। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजें सस्पेंड रहेंगी। ज्यादातर लाइटनिंग का जो रिलेशन है वो चमक से है, अचानक से कोई चीज चमके और फिर वापस चली जाए, तो लाइटनिंग स्ट्राइक भी ऐसी ही है। टोकन स्ट्राइक से अलग कैसे है ये? टोकन स्ट्राइक इनिशियल लेवल की स्ट्राइक है, लाइटनिंग स्ट्राइक कभी भी हो सकती है। गो स्लो स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक का ऐसा फॉर्म जिसमें हम स्ट्राइक तो कर रहे हैं, हम काम को एकदम पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। ये एक तरह का ऐसा स्ट्राइक है जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, काम भी चलता रहेगा और स्ट्राइक भी चलती रहेगी। तो हम फुल यूटिलाइजेशन के लेवल पे, हम फुल प्रोडक्टिविटी के लेवल पे काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे लेकिन स्लो करेंगे। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन के अंदर अगर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हम करते हैं और वो 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हम ना करके हम एक दिन के अंदर सिर्फ 1500 यूनिट बनाएं, सिर्फ 2000 यूनिट बनाएं, तो इससे भी बहुत नुकसान होगा एम्प्लॉयर के लेवल पे। तो ऐसी स्ट्राइक जिसमें हम प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, ऐसी स्ट्राइक को हम गो स्लो स्ट्राइक कहते हैं। वर्क टू रूल स्ट्राइक ये क्या है? काम हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं कि अपनी कुछ शर्तें, कुछ बातें हम मनवा लें। तो वर्क टू रूल का मतलब उतना ही करेंगे जितना करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। गो स्लो स्ट्राइक की अपनी एक कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वर्क टू रूल की लिमिट है। ये इतना स्लो कर देंगे काम, इतना स्लो कर देंगे कि हम ही जो है रूलिंग सिचुएशन में आ जाएंगे। मतलब हम काम इस स्तर पर करेंगे और इतना करेंगे कि अगर हमारी बात आगे फर्दर नहीं मानी गई तो क्या होगा? नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए हम एम्प्लॉयर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए, हम ओनर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो स्ट्राइक करते हैं काम के आधार पर, वर्क के आधार पर, ताकि हम उनके ऊपर रूल कर सकें, तो ऐसी स्ट्राइक को हम वर्क टू रूल स्ट्राइक कहते हैं। अब हम आते हैं प्राइमरी स्ट्राइक के बाद सेकेंडरी स्ट्राइक पे। तो सेकेंडरी स्ट्राइक बेसिकली सिंपैथी स्ट्राइक है। अच्छा, जब हम कहते हैं सिंपैथी स्ट्राइक तो ये बाकी स्ट्राइक्स जितना प्राइमरी आपने देखा है उससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इस सेंस में है कि इसका नाम ही है सिंपैथी स्ट्राइक। बेसिकली ये स्ट्राइक कोई नॉर्मल स्ट्राइक नहीं है जिसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार प्रैक्टिस में लाया जाएगा। ये बेसिकली ऐसा स्ट्राइक है जिसको हम यूज करते हैं सिंपैथी बेसिस पे। हम काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए किसी एम्प्लॉय या वर्कर का हाथ मशीन में चला गया और बहुत नुकसान हुआ है, तो उसकी सिंपैथी में, किसी की डेथ हो गई, उसकी सिंपैथी में
किसी की बहुत सीरियस इंजरी हो चुकी है, उसकी सिंपैथी में हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक। और ये सिंपैथी स्ट्राइक जो है ये भी कुछ कुछ इंडिकेशंस को लेके आती है, जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है जिसकी वजह से किसी का हाथ मशीन में चला गया, तो अब इस वजह से चीजें हो रही हैं, तो सिंपैथी स्ट्राइक का अपना भी एक अलग इम्पोर्टेंस है कि स्ट्राइक भी हो रही है कि जब तक हमें सेफ्टी या पैरामीटर्स के लेवल पे, स्टैंडर्ड के लेवल पे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिलेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। और ये एक तरह से उस व्यक्ति के प्रति अपना एक भाव प्रदर्शित भी करता है कि जिसका नुकसान हुआ है। तो सिंपैथी स्ट्राइक जनरल चीजों को लेकर के ये ज्यादातर ह्यूमन अप्रोच या ह्यूमन फीलिंग पर बेस्ड है। अब आते हैं तीसरा, अदर स्ट्राइक्स में क्या है। तो जब हम अदर स्ट्राइक्स में जाते हैं तो जनरल स्ट्राइक किसी भी इश्यू को लेकर के हो सकती है। पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्कर्स के ग्रुप, एम्प्लॉइज के ग्रुप, ओनर्स के अपने अपने ग्रुप होते हैं। तो वहां पर क्या है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वहां पर भी डिसीजन पॉलिटिकली लिए जाते हैं, ठीक। तो ऐसी स्ट्राइक जिसमें उन सारे ग्रुप्स को मनाना, उन सारे ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेना, ठीक, और उसके बेसिस पे स्ट्राइक करना है, दैट इज पॉलिटिकल स्ट्राइक। पर्टिकुलर स्ट्राइक किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर के होती है। और बंदी बंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये किसी तरह की स्ट्राइक की कैटेगरी में रखा जाना नहीं चाहिए, दैट इज वाई इसको अदर्स में रखा गया है। ये बंदी का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं भारत बंद, कहते हैं कि आज पूरा कानपुर बंद है, आज पूरी दिल्ली बंद है। ये बंद का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए है क्योंकि सर्टेन चीजों को लेकर के हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और उस प्रोटेस्ट को करने के लिए एक तरीका हमें दिखाई देता है बंद करने का। तो बंदी का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, ये भी स्ट्राइक का फॉर्म है, लेकिन ये लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं होती। ये अपनी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स को लेकर के होती हैं और जैसे वो चीजें पूरी होती हैं चीजें खत्म हो जाती हैं। अब दूसरी चीज, स्ट्राइक में तो हमने इतनी सारी चीजें देख ली, स्ट्राइक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्ट्राइक के बाद लॉकआउट क्या है? तो हम ये कहते हैं कि स्ट्राइक जो है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हम कहते हैं कि स्ट्राइक जो है ये एम्प्लॉइज या वर्कर्स के हाथ की चीज है। लॉकआउट कौन करता है? लॉकआउट एम्प्लॉयर्स के हाथ की चीज है। यानी एम्प्लॉयर्स अगर अपने लेवल पे चाहें कोई बात मनवाना एम्प्लॉइज से या वर्कर्स से, तो वो कर क्या सकते हैं? वो लॉकआउट करा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में ही ताला लगा देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ताला लगा देंगे और बोलेंगे जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होगी या जब तक हमारा ये काम नहीं होगा तब तक लोग काम पर नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो स्ट्राइक एक टूल है। ये टूल अपनी बात रखने और मनवाने के लिए है और ये टूल ज्यादातर एम्प्लॉइज और वर्कर्स के हाथ में है। लॉकआउट एक तरह का टूल है जो कि ओनर्स को कहीं ना कहीं राहत देता है। तो अगर लॉकआउट को देखने जाएं तो कहते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, लॉकआउट क्या है? काउंटर पार्ट ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक का जस्ट अपोजिट है। स्ट्राइक कौन करता है? कहते हैं स्ट्राइक क्या है? विथड्रॉल ऑफ लेबर। लेकिन लॉकआउट क्या है? विथ होल्डिंग डिमांड। इसके लिए हम लॉकआउट करते हैं। यानी लॉकआउट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ सर्टेन डिमांड्स को पूरा कराना चाहते हैं। तो जब जब लेबर के लेवल पे विड्रॉल हो रहा है तो स्ट्राइक, जब जब एम्प्लॉयर के लेवल पे विड्रॉल हो रहा है तो लॉकआउट। अच्छा, एक चीज और समझनी है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक वेपन है, किसके लिए? सॉरी, ये एक वेपन है, किसके लिए? ये वेपन है एम्प्लॉयर के लिए, राइट। तो एम्प्लॉयर के लिए एक ऐसा वेपन जिसमें हम काम को बंद कर रहे हैं, एम्प्लॉयर काम को बंद कर रहा है। और ये जितनी चीजें आप देख पा रहे हैं ये सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बेसिस पे हैं। 1947 जो डिस्प्यूट एक्ट है उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि लॉकआउट क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट के कितने टाइप्स हैं, स्ट्राइक क्यों की जाती है।
ये सारी चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखनी है कि इंडस्ट्रियल जो स्ट्राइक होती है, ठीक, वो उसको हम डिस्प्यूट के केस में देख रहे हैं। यानी जितना भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट कितने तरह का होगा? डिस्प्यूट दो तरह का होगा, हम लोगों ने बात कर ली। एक तो स्ट्राइक के फॉर्म में, दूसरा लॉकआउट के फॉर्म में। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कितने तरह का होगा? तो वो तो दो तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन होगा किन चीजों को लेकर के? तो कहते हैं कि इंटरेस्ट डिस्प्यूट होता है। इंटरेस्ट डिस्प्यूट क्या है? जब जब हम किसी इकोनॉमिक डिस्प्यूट की बात करते हैं, जब हम किसी क्लेम की बात करते हैं, ठीक, जब हम सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस के रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की सर्टेन टर्म्स कंडीशंस को लेकर के, किसी क्लेम को लेकर के कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट अगर है, इंटरेस्ट डिस्प्यूट इसका नाम इसीलिए है कि ये इंटरेस्ट को केटर करेगा। यानी एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का कोई पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट को लेकर के अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो वो इंटरेस्ट डिस्प्यूट हो गया। दूसरा डिस्प्यूट क्या है? ग्रीवांस या राइट डिस्प्यूट इसको बोलते हैं। तो ग्रीवांस या राइट डिस्प्यूट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह का ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें ग्रीवांस या राइट की बात की जाती है, ठीक। इसमें ये समझना है कि किसी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की के बेसिस पे एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट आपस में डिस्प्यूट के सिचुएशन में आते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें, ये कह रहा है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये बेसिकली इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज में इसको इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स भी कहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रीवांस के लेवल पे होते हैं, राइट। अब क्या कॉजेज हो सकते हैं डिस्प्यूट के? क्या 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 कारण हो सकते हैं डिस्प्यूट के? तो देखिए, डिस्प्यूट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो इकोनॉमिक कॉज हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक कॉज हो सकता है। यानी कुछ रीजंस, कुछ कॉजेज ऐसे हो सकते हैं डिस्प्यूट के जो मनी या मनी रिलेटेड, इकोनॉमी या इकोनॉमी रिलेटेड हो सकते हैं, और कुछ नॉन इकोनॉमी रिलेटेड। तो वेजेस के रिलेशन में, बोनस के रिलेशन में, डियरनेस अलावेंस के रिलेशन में, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के, वर्क आवर को लेकर के, लीव और हॉलीडे को लेकर के, या किसी तरह से आपको डिस्मिस कर दिया गया अचानक से और आपको पैसे नहीं दिए गए, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज हैं। अगर ट्रेड यूनियंस या जो यूनियंस हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करा गया, आपको सर्टेन वर्कर्स द्वारा विक्टिम बनाया जाता है चीजों को लेकर के, या आपका सुपरवाइजर या आपका मैनेजर आपसे इल वे में ट्रीट कर रहा है, गलत बिहेवियर कर रहा है, ये जो कहते हैं हरासमेंट और सारी चीजें, इन सारी चीजों को लेकर के भी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ कॉजेज हैं जिनसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि इतनी सारी चीजें जो आपने देखी हैं वो सारी चीजें आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। इसी आशा के साथ हम एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे अगले ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हो सके तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।